Hello guys, now we will discuss the operation of synchronous generator alone and in parallel. देखिए जनरेटर को आप अकेले भी चला सकते हैं, पैरेलल में भी चला सकती हैं। जो आपका ग्रिड होता है वापडा जिसको आप कहते हैं यूटिलिटी, इसमें बहुत सारे जनरेटर पूरे पाकिस्तान में पैरेलल में चल के आपके पाकिस्तान के लोड को कवर अप कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा अभी हम अलोन की बात करेंगे। अगर अकेला चलाना है आपने तो ये तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। द बिहेवियर ऑफ द सिंक्रोनस जनरेटर वेरीज ग्रेटली अंडर लोड डिपेंडिंग ऑन द पावर फैक्टर ऑफ द लोड एंड वेदर द जनरेटर इज वर्किंग अलोन और इन पैरेलल विद द सिंक्रोनस जनरेटर्स। इसका पैरेलल ऑपरेशन काफ़ी टफ है, यानी एज़ कम्पेयर टू द डीसी में तो जस्ट ये है ना वोल्टेज बराबर हो बस। दो बैटरी अगर आपने लगानी 12 वोल्ट की पैरेलल लगा दो, 12 वोल्ट इस तरह से 24 की लगा दो पैरेलल। लेकिन एसी में ना बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, 3-4 चीज़ें आ जाती हैं एसी के अंदर। Although most of the synchronous generators in the world operate as parts of the large power systems, we start our discussion assuming that the synchronous generator works alone. Unless otherwise stated, the speed of generator is assumed constant. आप स्पीड को कांस्टेंट assume करेंगे, इसमें स्पीड अगर अकेला जनरेटर चल रहा है ना ये कांस्टेंट होनी चाहिए। अगर ये चेंज होगी ना तो आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जानी है। ठीक है, जनरेटर की स्पीड से फ्रीक्वेंसी चेंज होगी फिर। अच्छा जी, जनरली मैंने लोड होना सिंक्रोनस जनरेटर इज इंक्रीज द फॉलोइंग चीजेस। क्या लोड इंक्रीज होने से मतलब क्या है कि आप ज़्यादा उस पर लोड करंट डाल दें तो उससे क्या होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी बैठेगी, थोड़ी सी बैठने की कोशिश करेगी। तो लोड में देखते हैं कि लोड इंक्रीज अगर तो लैगिंग लोड है, इंडक्टिव है, तो इफेक्ट उसका क्या आएगा, द फेज एंड टर्मिनल वोल्टेज डिक्रीज करेगा सिग्निफिकेंटली। अगर तो रेजिस्टिव लोड है तो फेज एंड टर्मिनल वोल्टेज डिक्रीज करेगा स्लाइटली। और अगर तो लीडिंग लोड है यानी कैपेसिटिव लोड है तो इसमें उल्टा हो जाएगा, इसमें इंक्रीज हो जाएगा, फेज एंड टर्मिनल वोल्टेज इंक्रीजेस। अच्छा जी, वोल्टेज रेगुलेशन पे आते हैं हम। इफेक्ट्स ऑफ द लोड्स कैन आल्सो बी डिस्क्राइब्ड बाय द वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन क्या है जी, वी नो लोड माइनस, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं फार्मूला, वी नो लोड माइनस वी फुल लोड डिवाइडेड बाय वी फुल लोड इनटू 100%। ठीक है, यानी जैसे जैसे जनरेटर पे आप लोड डालते हैं उसका वोल्टेज कितना चेंज हो रहा है, इसको वोल्टेज रेगुलेशन बोलेंगे। वेयर द वी एन एल इज द नो लोड वोल्टेज ऑफ द जनरेटर एंड वी एफ एल इज द फुल लोड वोल्टेज। तो लैगिंग में क्या होगा, फेयरली लार्ज पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन है, यूनिटी में स्मॉल पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन है और लीडिंग में नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन आ जाएगी। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। lagging effect on the phase and terminal voltages VT and V5 degrees significantly। voltage regulation क्या होगी, fairly large positive voltage regulation। unity में क्या होगी जी, VT V5 degrees slightly small voltage positive voltage regulation। leading में क्या होगा, VT and V5 increases और negative voltage regulation आ जाएगी इसमें। सही है, आगे चलते हैं जी। मेंटेनिंग का कांस्टेंट टर्मिनल वोल्टेज, आप चाहते हैं कि आपका टर्मिनल वोल्टेज कांस्टेंट रहे, 415 वोल्ट पे रहे। ये जैसे आपके छोटे जनरेटर नहीं घर में पड़े होते यूपीएस के अलावा जो आपने रख रखे होते हैं वो पेट्रोल वाले गैसोलीन वाले, तो ये उसमें आ जाएगा। उसमें एवीआर होता है फिर ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर, और वो मैंने पहले भी आपको बताया कि वोल्टेज कैसे मेंटेन करेगा, फील्ड एक्साइटेशन से। ठीक है, terminal voltages change with the load, however normally a constant terminal voltage supplied by the generator is desired since the armature reactance cannot be controlled. An obvious approach to adjust the terminal voltage is by controlling the internally generated voltage। ठीक है, दिस में बी डन बाय चेंजिंग द फ्लक्स इन द मशीन वाइल वेरिंग द वैल्यू ऑफ द फील्ड रेजिस्टेंस। आरएफ चेंज करोगे तो करंट का चेंज हो जाएगा, आपको करंट चेंज होगा, फील्ड करंट तो फील्ड वाइंडिंग का जो फ्लक्स होगा वो चेंज होगा। Decreasing the field resistance RF will increase the field current IF in the generator, and increase in the field current increases the flux in the machine, and increased flux leads to the increase in the internal generator voltage, and increase in the internal generator voltage increases the terminal voltage of the generator। Therefore, the terminal voltage of the generator can be changed or controlled by adjusting the field resistance। तो डिक्रीज RF इससे क्या होगा, IF इंक्रीज होगा, फ्लक्स इंक्रीज होगा, EA इंक्रीज होगा और टर्मिनल वोल्टेज भी इंक्रीज हो जाएगा। सो व्हाट कैन वी डू टू रिड्यूस टर्मिनल वोल्टेज। जाहिर है आप अपनी फील्ड को कम करें तो उससे वीटी भी कम हो जाएगा, या लोड से तो वीटी वैसे कम हो जाता है, अगर लोड बढ़ेगा तो वीटी उससे भी कम हो जाएगा। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि ऑल्टरनेटर की वर्किंग पैरेलल में विद दी अदर जनरेटर्स, यानी एक ग्रिड के तौर पे कैसे काम कराना है। एन ऑल्टरनेटर इज डिफाइंड एज एन एसी जनरेटर इंड्यूसेस ईएमएफ इन द स्टेटर यूजिंग अ rotating magnetic field based on the Faraday's law of induction। because the field poles rotate at synchronous speed, it is also known as synchronous generator। अच्छा, अब इसमें condition for the parallel operation of alternator, very important। certain conditions must be met for the parallel operation of an alternator।
ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग टू ऑल्टरनेटर्स और एन ऑल्टरनेटर और एन इनफाइनाइट बस बार सिस्टम इज पैरेलल इज नोन एज सिंक्रोनाइजिंग। अच्छा, इसमें एक इनफाइनाइट बस बार शो कर रहा है। इनफाइनाइट बस बार ये होती है कि ऐसी बस बार जिसका वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट हो, नो मैटर का आप इस पर कितना लोड कनेक्ट करते हैं, क्या करते हैं इसके साथ। जैसे वो अपने पढ़ा ना करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स आइडियल, ठीक है। आइडियल वोल्टेज सोर्स के वोल्टेज कांस्टेंट रहते हैं, नो मैटर हाउ मच करंट यू ड्रॉ फ्रॉम इट। करंट सोर्स का करंट कांस्टेंट रहता है, नो मैटर हाउ मच वोल्टेज यू अप्लाई। तो इसी तरह जो इनफाइनाइट बस होगी जिसके साथ आप अपने जनरेटर को कनेक्ट करने जा रहे हैं, तो वो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी को फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, रनिंग मशीन इज़ द मशीन विच कैरीज द लोड, इनकमिंग मशीन इज़ द ऑल्टरनेटर और द मशीन विच हैज़ टू बी connected in parallel with the system. The conditions to be satisfied are, ये conditions है। फेज सीक्वेंस सेम होना चाहिए, वो जो ABC फेज सीक्वेंस होता है RYB या RVY। आप क्या करेंगे, एक जनरेटर का RYB है, दूसरे का RVY, आप जोड़ दोगे धमाका हो जाना भाई। उनका फेज सीक्वेंस सही होना चाहिए। तो हमारे पास एक मीटर होता था सिंक्रोस्कोप, उससे हम दोनों का ना वो फेज सीक्वेंस चेक करते थे। The RMS line voltage, terminal voltage of the bus bar or already running machine and the incoming machine should be same. Voltage same होने चाहिए, phase angle of the two system must be same. Phase angle same होना चाहिए, RMS same होना चाहिए, phase sequence same होना चाहिए, ठीक है। और चौथा क्या है जी, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी भी सेम होनी चाहिए दोनों टर्मिनल्स की, 50 है दूसरे की भी 50 ही हो, थोड़ा बहुत हो प्लस माइनस 0.1%, इस तरह थोड़ा बहुत फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क ना हो, नहीं तो फिर धमाका होगा। डिपार्चर फ्रॉम द अबव कंडीशन विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ पावर सर्जेस एंड करंट सर्ज। पावर आएगी, इंटर सर्कुलेटिंग करंट फ्लो करेगा और फिर उससे फिर आपको पता है फिर डैमेज होगा। इट ऑल्सो रिजल्ट्स इन अनवांटेड इलेक्ट्रोमैकेनिकल ऑसिलेशन ऑफ द रोटर विच लीड्स टू द डैमेज ऑफ द इक्विपमेंट। जनरल प्रोसीजर फॉर पैरेललिंग द ऑल्टरनेटर्स कैसे करते हैं, एक जनरेटर चल रहा हो तो पहले जनरेटर की वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, फेज सीक्वेंस, फेज एंगल, ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं, फिर स्विच को हम बंद कर देते हैं। और ये भी याद रखिएगा जो इनकमिंग जनरेटर होता है ना, उसकी थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रखते हैं ताकि वो लोड उठा ले, यानी वो लोड उठा ले। ये प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें आप देखेंगे द फिगर बिलो शोज एन ऑल्टरनेटर जनरेटर 2 बीइंग पैरेलल विद द रनिंग पावर सिस्टम जनरेटर। जनरेटर 1 पहले का चल रहा है, लोड चला रहा है, अब आप जनरेटर 2 को कनेक्ट करना है अपने जनरेटर 1 के साथ। These two machines are about to synchronize for supplying power to the load. Generator 2 is about to parallel with the help of a switch. ये क्यों करते हैं पैरेललिंग, वैसे इसलिए करते हैं कि आपका सोर्स छोटा होता है। फ़र्ज़ कर लें कि आपके पास एक जनरेटर है, उससे आप अपने घर चला रहे हैं। अब आपके हमसाए कहते हैं भाई मैंने भी बिजली दे दो, तो आप उसको भी दे देते हैं। अब आपका जनरेटर छोटा पड़ गया, अब आप क्या करोगे कि एक और जनरेटर साथ पैरेलल में जोड़ोगे ताकि आप सेम वोल्टेज के ऊपर ज़्यादा करंट सप्लाई कर सकें। तो ये है पैरेललिंग कि अपनी लोड की डिमांड अगर आपकी बढ़ गई है तो आपको जनरेटर पैरेलल में लगाने पड़ेंगे। दिस स्विच शुड नेवर बी क्लोज विदाउट सेटिस्फाइंग द अबव कंडीशंस। To equal the terminal voltages, adjust the incoming machine's terminal voltage by changing its field current. Use voltmeters to match with the line voltage of the running system. There are two methods. अब फेज सीक्वेंस कैसे चेक करते हैं, अब तो मीटर आते हैं उससे पता चल जाता है। RYB उस मीटर में ना यानी जो समझ लें 6 तारे हैं, यानी एक तरफ एक जनरेटर का RYB है और दूसरी तरफ दूसरे जनरेटर का RYB है। अगर दोनों ओके होते हैं ना तो वो येस की लाइट कर देता है। हमारे पास इस तरह से होता था एक, तो यानी उस पर लाइट ऑन हो जाती है, वो बता देता है हाँ भी ओके है। और अगर डिफरेंट हो तो वो बता देता है कि डिफरेंट है। उसमें लाइट्स शायद इंडिकेशन थी जो मुझे याद पड़ रहा है, जिससे हमें पता चलता है फेज सीक्वेंस सेम है। देयर आर टू मेथड्स टू चेक द फेज सीक्वेंस ऑफ द मशीन। अब कन्वेंशनल जो है वो क्या होता था जी, सिंक्रोस्कोप होती थी। दूसरा इसमें बल्ब भी होता था, हमने लैब में भी किया था बल्ब मेथड। 3 बल्ब होते थे, वो बल्ब फिर ग्लो करते थे एक साथ और एक साथ बंद होते थे, उससे पता चलता था कि इनका फेज सीक्वेंस सेम है। तो फर्स्ट वन इज यूजिंग अ सिंक्रोस्कोप। इट इज़ नॉट एक्चुअली चेक द फेज सीक्वेंस बट इट इज़ यूज्ड टू मेजर द डिफरेंस इन फेज एंगल्स। सेकंड मेथड इज द 3 लैम्प मेथड। हियर वी कैन सी, इसकी मैं आपको एक एनिमेशन भी दिखाऊंगा अभी, इसके बाद लेक्चर के बाद दिखाता हूँ मैं आपको। वी कैन सी द 3 बल्ब्स आर कनेक्टेड टू द टर्मिनल्स ऑफ द स्विच S1। बल्ब्स बिकम ब्राइट, ठीक है, if the phase difference is large. Bulbs become dim if the phase difference is small. The bulbs will show dim and bright all together if phase sequence is same. यानी इकट्ठे बल्ब जो है वो तीनों बल्ब जो होंगे, 3 बल्ब होंगे वो इकट्ठे डिम होंगे, इकट्ठे ब्राइट होंगे और डिम होंगे एक साथ। तो उसमें हमें पता चल जाएगा भाई ये बिल्कुल सही फेज सीक्वेंस है इनका। लेकिन आजकल मैंने आपको क्या बताया, हमारे पास से जो डिजिटल सिंक्रोस्कोप आ गई है उससे हम इजीली चेक कर लेते हैं। द बल्ब्स विल गेट ब्राइट इन प्रोग्रेशन इफ द फेज सीक्वेंस इज ऑपोजिट।
ठीक है, ऑल्टरनेटली वो चलना शुरू हो जाएंगे। अगर फेज सीक्वेंस ऑपोजिट होगा ना तो एक के बाद दीगरे वो बल्ब ग्लो करेंगे, लेकिन अगर सही होगा, फेज सीक्वेंस सेम होगा तो एक साथ डिम होंगे, एक साथ जो है वो ब्राइट होंगे। दिस फेज सीक्वेंस कैन बी मेड इक्वल बाय स्वैपिंग द कनेक्शंस ऑफ एनी टू फेजेस ऑफ वन ऑफ द जनरेटर्स। यानी अगर आपने फिर सीक्वेंस को कनेक्ट करना है तो कोई से दो फेज चेंज कर दें, जैसे मोटर में करते थे। Next, check the verify the frequency of the incoming and running systems are nearly the same. This can be done by observing the dimming and brightening of the lamps. When the frequencies are nearly equal, the two voltages, ठीक है, incoming alternate running system will alter the phase gradually. These changes can be observed and switch S1 can be made close with the phase angle. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई कि आपने चार कंडीशन है, वोल्टेज है, फ्रिक्वेंसी है, फेज सीक्वेंस है और फेज एंगल है। ये चार चीज़ें इनकी आपने बराबर करनी है तो फिर ही आप जो है इसको जोड़ सकते हो, अदरवाइज धमाका हो जाएगा, इंटर सर्कुलेटिंग करंट फ्लो करेगा, जनरेटर डैमेज होगा। अच्छा जी, एडवांटेजेस क्या होते हैं जी? व्हेन देयर इज मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन, वन मशीन कैन बी टेकन आउट फ्रॉम द सर्विस एंड द अदर अल्टरनेटर्स कैन कीप यू कंटिन्यूटी ऑफ द सप्लाई। एक जनरेटर जो है वो आप एक पे काम कर सकते हैं मेंटेनेंस के लिए, दूसरा जो जनरेटर है उस पर उसको आउट निकाल के उस पर मेंटेनेंस कर लें। ड्यूरिंग लाइट लोड्स मोर देन वन अल्टरनेटर कैन बी शट डाउन वाइल दी अदर विल ऑपरेट इन नियरली फुल लोड। एक को बंद कर दें जब लोड कम है, दूसरे को चला दें फुल। हाई एफिशिएंसी है, इस तरह है। ऑपरेटिंग कॉस्ट आपकी असल चीज़ कॉस्ट है, कॉस्ट कम हो जाएगी इसमें ना। इंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ द सप्लाई एंड इनेबल्स कॉस्ट इफेक्टिव जनरेशन कॉस्ट। रिलायबिलिटी भी बढ़ जाती है, दो जनरेटर होंगे तो उसमें रिलायबिलिटी भी हो जाएगी ज़रा, कि अगर खुदा न खास्ता ख़राब होता है तो दूसरा उस लोड को एबल हो उसको कवर करने का। द जनरेटर कॉस्ट इज रिड्यूस, ब्रेकिंग डाउन ऑफ अ जनरेटर डज नॉट कॉज एनी इंटरप्शन इन द सप्लाई। ये देखो, रिलायबिलिटी ऑफ द होल पावर सिस्टम इंक्रीजेज। ये आ गया पॉइंट, सही है। अच्छा जी, तो ऑपरेशन ऑफ द जनरेटर्स इन पैरेलल विद द सेम साइज जनरेटर्स, ये अगेन अच्छा, अब इसमें हम जो है वो इसको थोड़ा सा मज़ीद डिस्कस करते हैं कि ये तो थी कंडीशंस दो के पैरेलल में कैसे कनेक्ट करना है। अब पैरेलल कनेक्ट हो गए, अब कैसे उनको चलाना है, दोनों मशीन्स को पैरेलल में मैनेज कैसे करना है, कैसे उन पे लोड को इक्वली डिवाइड करना है, ये टॉपिक है। In this type of the parallel operation, the summation of the active power and reactive power Q provided by these two generators should remain equal to the active and reactive power required by the load. यानी अब जो लोड की रिक्वायरमेंट होगी वो ये दोनों मिलके पूरा करेंगे। In this parallel combination, the frequency of the system and power of the synchronous generator should not be constant. The graphic representation among the frequency and power is drawn in the given diagram. Second generator G2 is attached. इसको कहते हैं हाउस डायग्राम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको क्या बोलते हैं? हाउस डायग्राम। हाउस डायग्राम, ये देखो, ये हाउस जैसी शक्ल बनी हुई है। इसमें आप देखें कि ये आपकी जो है वाई एक्सेस पे आपकी फ्रीक्वेंसी है और एक्स एक्सेस पे ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन आ रही है। अब आपका एक जनरेटर जो है वो एक ये वाला जनरेटर चल रहा है PG1 और ये जनरेटर है PG2। इस पे ये फ्रीक्वेंसी क्या कर रही है? बैलेंस कर रही है, इसको फ्रीक्वेंसी बैलेंस कर रही है। अच्छा, तो अब इसमें देखें, इस फ्रीक्वेंसी को जो है इसको अगर आप देखें ना, फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा नीचे लें फॉर एग्जांपल, तो आप देखेंगे फ्रीक्वेंसी को नीचे करने से फिर ये आपकी डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगी। तो पी लोड, अच्छा चलें हम देखते हैं, पी लोड इज इक्वल टू PG1 प्लस PG2। यानी जो पी लोड होगा वो क्या होगा? PG1 प्लस PG2। द करस्पॉन्डिंग हाउस डायग्राम एट द मोमेंट जनरेटर 2 इज पैरेलल विद द सिस्टम। द टोटल पावर ऑफ द सिस्टम इज गिवन एज P total is equal to P load PG1 plus PG2. The total reactive power of the system is given as Q load is equal to QG1 QG2. What happens if the governor set points of G2 are increased? G2 के आप अगर इंक्रीज कर दें सेट पॉइंट, जो जनरेटर 2 के सेट पॉइंट है, अगर आप उसको इंक्रीज कर दें तो क्या होगा? यानी इसको थोड़ा सा ऊपर खींच दें इस कर्व को, तो व्हेन द सेकंड जनरेटर गवर्नर सेटिंग पॉइंट्स आर इंक्रीज्ड, यानी गवर्नर का जो दूसरा गवर्नर है उसका सेट पॉइंट आप इंक्रीज कर दें, ज़्यादा उसका जो थ्रोटल है ओपन करते हैं, द कर्व अमंग द पावर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द जनरेटर मूव्स अपवर्ड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पॉइंट। ये देखें, सही है, कर्व ऊपर चली जाएगी। कैसे? ये देखें, तो आपने इसका क्या किया, आपने थ्रोटल बढ़ाया, थ्रोटल बढ़ाने से क्या होगा? ये देखें, एरोज ऊपर चले गए। तो पहले आपकी ये नीचे वाली थी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, जब ये ऊपर चले गई तो अब आप देखें आपकी फ्रीक्वेंसी अब F2 बन गई। जो आपकी सिस्टम की फ्रीक्वेंसी है ना, सिस्टम की जो दोनों मिलके चला रहे ना, वो एक सिस्टम बन गया, वो फ्रीक्वेंसी बन गई F2। और उसमें अब डिस्ट्रीब्यूशन आप देखें, चूंकि आपने जनरेटर 2 का थ्रोटल बढ़ाया ना, उसमें अब PG-2 हो गई है और PG-1, यानी जनरेटर 1 की पावर उस पर कम हो गई
और जनरेटर 2 ने ज़्यादा पावर अपने ऊपर उठा ली है, यानी जनरेटर 2 ने ज़्यादा लोड उठा लिया है। उसने कहा पाइन मैनू दो वो लोड, यानी आपने उसका थ्रॉटल खोल दिया ना ज़्यादा, तो उसने ज़्यादा लोड उठा लिया और जनरेटर 1 का लोड कम हो गया है और सिस्टम की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ गई है। तो द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द जनरेटर 2 गवर्नर सेट पॉइंट्स ऑन द ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम। अब इसमें इशू ये है कि हमने फ्रीक्वेंसी को अगर 50 हर्ट्ज पे कांस्टेंट रखना है, फिर वहाँ पे एक इशू बनता है। तो इसमें जो हमारे पास इंडस्ट्री में होता था ना, जो मुझे याद है, उसमें एक होता था बेस मशीन, एक होता था लोड मशीन, एक होती थी बेस मशीन के। अगर जो बेस लोड है ना, यानी मिनिमम लोड है बेस लोड, वो एक मशीन उठाती थी। उससे ऊपर जो लोड आता था ना, फिर वो दूसरी मशीन उठाती थी। और उसमें ड्रूप मोड होता था, उसको हम कहते थे ड्रूप। ड्रूप हम सेट करते थे 4%, 5%, इस तरह से ना, ड्रूप उसे कहते थे, ड्रूप। तो एज वी डिस्कस्ड अर्लियर दैट द पी टोटल दैट इज प्रोवाइडेड, इसको हाउस डायग्राम भी बोलते हैं, सही है। तो जनरेटर के पैरेलल ऑपरेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। एक पहली बात तो ये कि पैरेलल कंडीशंस क्या होती हैं वो पहले हमने डिस्कस किया, फिर उसके बाद पैरेलल में कनेक्ट हो गया, अब उसको उसका एक अलग ही नई फिल्म शुरू हो जाती है, यानी कि उसकी कैसे आपने पावर और रिएक्टिव पावर को मैनेज करना है। So as we discussed earlier that the P total that is provided to the load should be constant at frequency F1, that is original frequency of the system. The power provided by the generator G1 and G2 is higher than the requirements of the load. Therefore, this system will not work on the similar frequency as earlier. At the frequency F2, you can see in the above figure that the total power of these two generators is identical to the load required by the power P. The F2 is larger than F1 of the original system. At the frequency F2, the second generator providing larger power than the earlier it was producing. The first generator now producing less power. वही बात है जो अभी मैंने आपको बताई। इफ़ वी समराइज द इफेक्ट ऑफ द गवर्नर सेटिंग पॉइंट्स, गवर्नर क्या होगा, वही थ्रॉटल जो गैस है या कोई भी चीज़, फ्यूल है बेसिकली, इनपुट। Setting points increments on the parallel operation of the same size generator, that we concluded that the frequency of the system has increased, as we can see that it is increased from F1 to F2 by varying the governor points. The generator G2, by varying the points of the generator G2, power will increase and the other generator's power will decrease. ठीक है। What happens if the field current is increased? अब देखें आपने गवर्नर यानी थ्रॉटल को बढ़ाया एक जनरेटर का, तो उससे फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी ना कि थ्रॉटल से आपकी पावर सिस्टम की फ्रीक्वेंसी मैनेज होगी और एक्टिव पावर उससे कंट्रोल होगी, और जो एक्साइटेशन है उससे वोल्टेज मैनेज होगा और रिएक्टिव पावर उससे मैनेज होगी। ठीक है। द रिजल्टेंट डायग्राम एंड द फील्ड करंट ऑफ द G2 इज इंक्रीज, इट इज ड्रॉन इन द गिवन। अब ये देखो, ये हाउस डायग्राम है, ये इसमें क्या है जी, वोल्टेज और क्यू है। तो इसमें आप देखें, आपने एक्साइटेशन बढ़ा दी जनरेटर 2 की, तो उसी तरह ही जो पहले सेट पॉइंट था आपका, ये पहला सेट पॉइंट था ना इनिशियल, ये वाली कर्व थी, पहले आपने इसको ऊपर कर दिया। जब इसको आपने ऊपर कर दिया तो ये देखें ये आ गया। ठीक है, ये आपका वो बन गया। अब आपकी QG2 से QG2 डैश क्यू बढ़ गई, यहाँ पे ये इसकी कम हो गई और सिस्टम का जो वोल्टेज है ना वो बढ़ गया। सही है, इसमें ये फ़र्क पड़ा। द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द जनरेटर G2's field current on the operation of the system. In parallel operation, the two small similar size generator, when the field current increase of the one generator, we get these results. There will be an increment in the terminal voltage of both of these two generator systems. The reactive power of the generator G2 has increased, while the reactive power of the generator G1 has decreased. We noted that the in parallel operation of the two similar size generators, the variation in the governor setting points of any generator will alter the overall frequency and power of the both generators. ठीक है। How can the power sharing of the power system can adjust independently of the system frequency and vice versa? The answer to the question is simplest. As we know that the governor set points of any generator are increased, the frequency and the power of the generator will also increase, and decrementing the set point of the generator's governor will decrease its power frequency. So regulate the power sharing without altering the system frequency. Enhance the governor setting points of the first generator and connect and lessen the governor setting points of the second generator. You can see in the given diagram. यानी अब आपने फ्रिक्वेंसी को अगर 50 हर्ट्ज पे कांस्टेंट रखना है, और फिर आपका क्या तरीका है कि अगर आप इसकी बढ़ा रहे हैं, गवर्नर G2 बढ़ा रहे हैं, तो दूसरे का कम करें। देखिए, इसका जैसे आपने बढ़ाया लेकिन आपने इसका कम कर दिया, तो उसके नतीजे में होगा क्या कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी वाली लाइन है ना, ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वहीं पे रहेगी, ये ऊपर नीचे नहीं होगी। मतलब एक लाइन आपकी फिक्स थी, दूसरे को आपने ऊपर ले गए तो आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई। तो आप क्या करें, इसको ऊपर लेके जा रहे हैं तो इसको नीचे ले आएँ। ठीक है, तो उसके नतीजे में क्या होगा कि आपकी फ्रीक्वेंसी अपनी जगह पे कायम रहेगी। इसी तरीके से आपके वोल्टेज भी अपनी जगह पे कायम रहेंगे।
ठीक है। टू रेगुलेट द सिस्टम फ्रीक्वेंसी विदाउट ऑल्टरिंग द पावर शेयरिंग concurrently do the increment or decrement in the corner set points, the arrangement shown in the figure। तो इसमें ये देखें कि अगर आपने जो है वो इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी ना, फ्रीक्वेंसी अगर आप टू रेगुलेट द सिस्टम फ्रीक्वेंसी विदाउट ऑल्टरनेटिंग द, अगर आपने पावर सेम रखनी है, आप कहते हैं कि अब देखें ना इसमें फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रही है लेकिन पावर बदल गई है, P2 पहले इतनी थी, फिर P2 डैश हो गई, इसमें P1 से P1 डैश हो गई। लेकिन अगर आप चाहते हैं फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाए लेकिन पावर सेम रखनी है, ये पावर शेयरिंग सेम रखनी है, फिर इस तरह होगा कि पावर देखें सेम है तो फ्रीक्वेंसी आप दोनों की कर्व्स को इकट्ठा उठाएं, पहले ये थी ना, दोनों को इकट्ठा उठा दें तो उससे क्या होगा कि आपकी पावर शेयरिंग इफेक्ट नहीं हो रही, आपकी पावर शेयरिंग सेम है और आपकी लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई है। द रेगुलेशन द आउटपुट वोल्टेज एंड रिएक्टिव पावर कैन बी डन बाय द सिमिलर मेथड, ठीक है, टू मूव रिएक्टिव पावर शेयरिंग पॉइंट्स ऑन द कर्व विदाउट वेरिंग द टर्मिनल वोल्टेज concurrently upsurge the IF for the first generator, do the decrement in the field current of the, उसी तरह ही उसकी आप कर रहे थे थ्रॉटल पे, इसको आप करेंगे एक्साइटेशन पे। ये देखें, तो अगर आपने इसको कांस्टेंट रखना है वोल्टेज को, तो एक जनरेटर की अगर बढ़ रही है तो दूसरे की कम कर दें, तो आपकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो वहीं रहेगी। और अगर आप कहते हैं कि नहीं जी रिएक्टिव पावर को कांस्टेंट रखना है, वोल्टेज भले चेंज हो जाए, तो उस सूरत में क्या होगा कि दोनों को इकट्ठा उठाएं आप, तो आपका Q1 Q2 चेंज नहीं होगा। corresponding to regulate the system's frequency without altering the power sharing, concurrently do increment और decrement in the coordinate set points। ये बेटा हाउस डायग्राम, इससे इस तरह हम खेलते हैं जनरेटर्स की जो है पैरेलल ऑपरेशन के साथ, कि आपने फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखना है तो फिर आपने कैसे मैनेज करना है, और अगर आपने जो है वो पावर को कांस्टेंट रखना है, फ्रीक्वेंसी भले चेंज हो जाए, तो आपने कैसे मैनेज करना है। तो ये है हाउस डायग्राम, इससे बेसिकली आप जो है ना जनरेटर का पैरेलल ऑपरेशन कंट्रोल करते हैं, ठीक है। Conclusion of the operation of the generators in parallel, if we summarize the parallel operation of the same size generator, we get this main point to sum of the power provided by the generator G1 and G2 should be equal to the power used by the load to regulate the active power distribution among both the generators without altering the system frequency, increase the corner set point on the first, ठीक है। उसके बाद द इंक्रीमेंट इन द गवर्नर सेट पॉइंट ऑफ द जनरेटर वाज डन विल टेक मोर लोड, जिसका आप इंक्रीमेंट करेंगे वो ज़्यादा लोड ले जाएगा। टू एडजस्ट द इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम बाय वेरिंग द एक्टिव पावर शेयरिंग, कंकरेंटली डू द इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑफ द अदर। अगर आप फ्रीक्वेंसी को सेम रखना चाहते हैं तो अगर एक का इंक्रीमेंट है तो दूसरे को डिक्रीमेंट करवाएं। इसी तरह से टू रेगुलेट द रिएक्टिव पावर शेयरिंग अमंग द टू जनरेटर्स विदाउट ऑल्टरिंग VT, कंकरेंटली डू द इंक्रीमेंट इन द फील्ड ऑफ वन जनरेटर एंड, यानी अगर आपने वोल्टेज कांस्टेंट रखने हैं तो अगर एक जनरेटर को बढ़ा रहे हैं एक्साइटेशन, दूसरे की कम करें, ठीक है। और टू रेगुलेट VT विदाउट ऑल्टरिंग द रिएक्टिव पावर, अगर आपने रिएक्टिव पावर सेम रखनी है तो आपका भी चेंज हो जाएगा, दोनों को इकट्ठा करें आप, फिर इकट्ठा उठाएं, concurrently do or in decrement in the field current of both generators। It is very significant that the synchronous generator operating in parallel with the other generators showing a drooping characteristics among the frequency and the power. It is very important that the synchronous generator intended to operate in parallel with the other machines have a drooping frequency power characteristic। If two generators show the flat or almost flat characteristic, ड्रूप यही है ना, ये जो आपको थोड़ा सा स्लोप नज़र आ रही है, इसी को ड्रूप बोलेंगे। तो if two generators show flat or almost flat characteristic, then the power distribution among them change extensively with the minor variation at the load। अगर आपकी वो ड्रूप कम है, मतलब फ्लैट कर्व्स हैं आपकी, तो ये देखें अगर आप हल्का सा भी चेंज करेंगे इसमें तो अच्छी खासी इसमें आप देखें कि चेंजेस आ जाएंगे, यानी हल्का सा चेंज करने से आपकी अच्छी खासी डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जानी है। तो if two generators show the flat or almost flat characteristics, then the power distribution among them change extensively with the minor variation in the load speed। तो ये थोड़ा सा ड्रूप इसमें रखते हैं, ड्रूप मोड भी इसको कहते थे। Two synchronous generators with flat frequency power characteristics, a very thin change in the load frequency of either of these machines could cause huge shifts in the power sharing। To maintain the power sharing among both the generators, their speed drop should be 2 to 5%। यानी ये जो ड्रूप होती है ना, ये 2 से 5% तक जो है वो आप 2 to 5%, हम शायद हमारे पास 4% थी, तो इतना ड्रूप रखते हैं ताकि आप जो है वो उनका जो पैरेलल ऑपरेशन है, यानी जो उसकी हाउस डायग्राम है, वो एफिशिएंट तरीके से उनको आप मैनेज कर सकें। तो ये देखा तो भाई हमने दो जनरेटर्स को हमने अकेला चलाना है, एक जनरेटर को अकेला चलाना है, फिर दो को पैरेलल जोड़ना है, उसकी 4 कंडीशंस हैं, और पैरेलल जोड़ने के बाद फिर कैसे मैनेज करना है पावर को और रिएक्टिव पावर को
एक्टिव और रिएक्टिव पावर को कैसे मैनेज करना है हमने। तो वो हमने देखा कि किस तरह से भाई हमने थ्रॉटल से और एक्साइटेशन से किस तरीके से 2 जनरेटर्स के को मैनेज करना है कि जिससे सिस्टम की फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है या फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखनी है, पावर शेयरिंग चेंज करनी है या पावर शेयरिंग कांस्टेंट रखनी है, इसी तरह से वोल्टेज चेंज करना है या कांस्टेंट रखना है, रिएक्टिव पावर शेयरिंग सेम रखनी है या चेंज करनी है। तो ये सारे केसेस मैंने आपको डायग्राम के साथ इसमें बता दिए हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।